Good morning to all. Good morning. So our next chapter is chemical bonding. ठीक है, और आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं जिसमें क्या है कोवलेंट बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फर्स्ट टू टॉपिक्स. ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सभी को पता है. कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स. और जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. और जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग. ठीक है, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं कोवलेंट बॉन्ड में वो क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, सो दैट टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल. तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे ताकि वो क्या एक्वायर कर लें, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ठीक है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर. अगर वन बॉन्ड पेयर है इट मीन्स, वन सेकेंड, देखो वन बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें क्या है वन बॉन्ड पेयर, तो क्या है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड है, टू बॉन्ड पेयर है, O2 के केस में होता है. ठीक है, तो उसे उसके लिए क्या हो जाएगा, टू, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, टू. ठीक है, यहाँ देखो अभी, वन सेकेंड, ये रहा वन बॉन्ड पेयर है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, टू बॉन्ड पेयर है तो डबल बॉन्ड है, थ्री बॉन्ड पेयर है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, फिर नेक्स्ट है लुईस कॉन्सेप्ट. तो लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या, कोवेलेंसी. तो कोवेलेंसी होती है वो क्या होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करता है, ठीक है, कोई भी एटम बॉन्डिंग में, उसे क्या बोलते हैं, उसकी कोवेलेंसी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट्स एटम्स कंट्रीब्यूट फॉर शेयरिंग वाइल फॉर्मिंग ए कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो भी हमारे कंबाइनिंग एटम्स हैं उन्होंने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है उसे क्या बोलेंगे, उनकी कोवेलेंसी. फॉर एग्जांपल H2 है, H2 में है कंबाइनिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, वन वन, तो इसकी कोवेलेंसी हाइड्रोजन की यहाँ क्या है, वन है. वैसे ही O2 में है, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, O2. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने भी दो को शेयर किया है और इसने भी दो को किया, तो इसकी भी कोवेलेंसी दो है और इसकी भी कोवेलेंसी क्या है, दो. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है हर बार एग्जाम में तो अच्छे से करना. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फर्स्ट है इसकी बेसिक एजम्पशंस. क्या है, चार बेसिक एजम्पशंस है. तो फर्स्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो कौन से होंगे, सिर्फ वैलेंस शेल के. ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो जो इंटरेक्शन होती है वो सिर्फ किन के बीच में होती है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है. ठीक है, दैट इज इनर इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. इनर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, वाइल बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, फिर सेकंड अजम्पशन क्या है कि जो एटम्स हैं, तो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन में किसने पार्टिसिपेट किया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने. तो जो आइडेंटिटी लूज होगी तो वो किसकी होगी, वो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की. ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, लूज देयर आइडेंटिटी. ठीक है, वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करेंगे देयर आइडेंटिटी. बट जो एटम्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद इसकी फोर्थ एजम्पशन क्या है, फोर्थ क्या आती है, जो फॉर्मेशन होती है ना बॉन्ड की, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. तो जब वो दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहाँ क्या होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो जो भी वो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसके साथ में क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, और यही रिलीज हुई है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, यही किसके लिए वो होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एटम ये है एक एटम ये है, जब एक दूसरे के क्लोज होगी तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है हमारी, रिलीज होती है. अपवर्ड एरो मीन्स रिलीज हुई एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुई है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी,
एनर्जी रिलीज़ का मतलब ये इंक्रीज मत मानना, ये क्या हमारा एनर्जी रिलीज़ हुई है, मीन्स एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ करेगी, एनर्जी डिक्रीज़ करती है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या करती है हमारी, इंक्रीज। तो यहाँ पे वही है जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है कंपेन बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या बताया, जो मॉलिक्यूल होती है उसकी मिनिमम एनर्जी होती है एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। जैसे मैंने भी बताया ये दो एटम्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो जैसे ये अप्रोच करेंगे इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, तो उससे एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के, जैसे ये इनका न्यूक्लियस है तो ये वाली जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, तो एक मिनिमम क्या हो जाती है, एनर्जी होती है एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, उसके बीच में जो एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि क्या आ गए, एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज, तो एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। ठीक है, उस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस पे जिस पे एनर्जी मिनिमम हो गया इसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये रही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्या है, लार्जर डिक्रीज इन एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड फॉर्म। अभी बताया मैंने, जब दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और जितनी ज़्यादा डिक्रीज करेगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या आएगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड ऑन टू थॉर्म्स। अब हम स्टडी करेंगे वीबीटी जो मेन है, ठीक है, वो तो अभी एजम्पशंस किया है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दो थ्योरम्स है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, तो वो दो थॉर्म्स क्या है, वो दो थॉर्म्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन है, अगर ए और बी, ए एंड बी हमारे क्या है, दो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम, ए है और एक क्या है, बी है, आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बहुत दूर दूर रहेंगे। ठीक है, और साई ए इसका वेव फंक्शन बोल दिया मैंने, और साई बी क्या है, इसका वेव फंक्शन। ठीक है, साई ए क्या है, वेव फंक्शन ऑफ ए, और साई बी क्या है, बी का। वैसे ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ ए वाले की एटम की, और ई बी क्या है, एनर्जी ऑफ बी एटम की। ठीक है, तो उस केस में अगर टोटल वेव फंक्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, साई ए इंटू साई बी, वेव फंक्शन की प्रोडक्ट होगा क्या, टोटल वेव फंक्शन, और जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होगी, सम होगी एनर्जी ऑफ ए एंड एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेव फंक्शन तो इन दो की प्रोडक्ट हो जाएगी, जो टोटल वेव फंक्शन की बात करेंगे साई की, और जो एनर्जी है वो इन दो का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, अगर दो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम है इस टाइप के, तो वेव फंक्शन प्रोडक्ट होता है उनके वेव फंक्शंस की, और एनर्जी क्या होती है, सम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास सेम सिस्टम के लिए क्या है, सेवरल वेव फंक्शन, मीन्स एक ही सिस्टम को डिफरेंट वेव फंक्शन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। ठीक है, सेम सिस्टम है और उसके लिए वेव फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा, मीन्स जो ट्रू वेव फंक्शन होगा उस सिस्टम का, एक सिस्टम है और उसके लिए क्या लिख दिए, डिफरेंट वेव फंक्शन है। ठीक है, बट जो उस सिस्टम के लिए, जो एक सिस्टम है सेम सिस्टम, इसका जो ट्रू साई होगा ना, ट्रू साई, ठीक है, वो क्या होगा, इन सभी वेव फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन, और लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 एंड सो ऑन CN साई n। देखो ये वाली लाइन, C1 साई 1 प्लस C2 साई n प्लस CN साई n, इसे बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। तो जो अगर सेवरल वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम सिस्टम को, तो उस सिस्टम का जो ट्रू वेव फंक्शन होता है वो लीनियर कम्बिनेशन होता है इन वेव फंक्शंस का। और जहाँ पे C1 C2 CN वो क्या होते हैं, वेरियस कोफिशिएंट्स है, और ये क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे C1 क्या बताएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साई 1, C2 क्या बताएगा, C2 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साई 2, CN क्या बताएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साई n। तो C1 CN क्या होते हैं, वेरियस कोफिशिएंट होते हैं जो क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वेव फंक्शन। और जो कोफिशिएंट का जब हम स्केयर ले लेते हैं ना, जैसे ये C1 स्केयर लिखा हुआ, C1 नहीं CI लिखा मैंने, CI स्केयर, तो जो कोफिशिएंट का स्केयर होता है वो क्या आता है, मेजर ऑफ वेट ऑफ ईच वेव फंक्शन। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए याद रख लेना कि कोफिशिएंट है जो C, उसका जो स्केयर लेते हैं वो क्या होता है, मेजर ऑफ वेट ऑफ वेव फंक्शन, मेजर ऑफ वेट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अब हम क्या स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, H2 मतलब ये वाला H2,
कैसे मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्या है, दूसरा हाइड्रोजन एटम। तो स्टार्टिंग में ये 2 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, आइसोलेटेड होता है, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट मीन्स वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फार। स्टार्टिंग में हमें H2 बनाना है, 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट है 2 हाइड्रोजन एटम्स है वो फार अपार्ट है, अगर दूर दूर है तो इनके बीच में किसी भी टाइप की क्या नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी, मीन्स वो किस टाइप के हो जाएंगे, आइसोलेटेड टाइप के हो जाएंगे। अगर आइसोलेटेड हैं तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर 2 आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर एक एटम का वेव फंक्शन साई है, दूसरे का क्या है, साई भी है, तो इस केस में जो टोटल वेव फंक्शन आया था वो क्या आया था, साई ए इंटू साई बी। प्रोडक्ट लिया था, एनर्जी का सम लेते थे और वेव फंक्शन की प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करनी, फॉर्मेशन करनी है H2 मॉलिक्यूल्स की, मीन्स बॉन्ड बनाना है। तो एक दूसरे के उनको क्या लेके आएंगे, क्लोज लेके आएंगे। ये हाइड्रोजन है और ये वाला इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो क्लोज आ गए, जैसे ये है और ये है, क्लोज आ गए। तो इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इस हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं HA नाम दे दिया हमने, इसको लेबल कर दिया HB पे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसको नंबर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला केस कर रहे हैं। अब इनके बीच में क्या होंगे, जैसे ही क्लोज आएंगे तो इनके बीच में क्या होती है, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन 2 टाइप की होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव कौन सी होती है, डिफरेंट चार्जेस के बीच में। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस से क्या होगा, रिपल्सिव। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिपल्सिव। तो इस टाइप की इंटरेक्शन पॉसिबल होती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम क्लोज आएंगे तो उनके बीच में क्या होगी, वेरियस इंटरेक्शन, एक होगी अट्रैक्टिव, एक क्या होगी रिपल्शन। अट्रैक्टिव होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, रिपल्सिव क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ये एक HA एटम है, ये क्या है HB। HA के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या लेबल किया है 1 और HB के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लेबलिंग 2 से, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो इंट्रैक्शन पॉसिबल है वो देखो, एक है अट्रैक्टिव है और एक जो रेड से दिखाई है वो क्या है, रिपल्सिव है। तो अट्रैक्टिव किसके बीच में है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन और अदर एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ऑफ बी, या फिर न्यूक्लियस ऑफ ए है, इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 है, ठीक है, बी का। या फिर रिपल्सिव किसके बीच में होगी, हाइड्रोजन ऑफ ए एंड न्यूक्लियाई ऑफ बी। न्यूक्लियाई ऑफ ए और न्यूक्लियाई ऑफ बी के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो। तो अब जो सिस्टम आया है, अब जो सिस्टम बना है, ऊपर वाला जब फार अपार्ट से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था इस केस में, तो वहाँ पे सिंपली लिखते थे साई ए इंटू साई बी। बट अब जो सिस्टम बना है हमारा, जब इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया है और लेबलिंग किया है, तो वो क्या बना है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, HA का है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस पे है, HB न्यूक्लियाई पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन देखेंगे वो क्या हो जाएगा, होगा तो वो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, साई ए और साई बी के। बट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया, 1 और 2 लेबलिंग किया, तो यहाँ पे साई क्या हो जाएगा, साई ए 1 और इनटू में साई बी 2, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है विद HA न्यूक्लियाई एंड 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है विद HB न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जो ये वेव फंक्शन है, साई आया हमारा वेव फंक्शन, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। इससे क्या निकालेंगे, एनर्जी। फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि वेव फंक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। यहाँ से जब हमने एनर्जी निकाली तो उसको प्लॉट करेंगे, किसके प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर। एनर्जी का प्लॉट करना है किसके, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो ये रही पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो फर्स्ट जो इक्वेशन आती है उसे हमने नंबरिंग दी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड क्यों बोला इसे हमने, बुक में जो है मैंने सेम वही उठा लिया है। वैसे नंबर 1 भी कर सकते, नहीं 1 इसको दे दे तो 2 इसको दे सकते थे, बट बुक में ये 3 गिवन है तो मैंने इसे क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई क्या हो गया, साई ए इंटू साई बी, ठीक है, 1 एंड 2। तो एनर्जी निकाली, उसको प्लॉट किया वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब प्लॉट किया हमने इक्वेशन 3 से जो एनर्जी आई उसको प्लॉट किया वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हमें कौन सी कर्व मिली, फर्स्ट कर्व। कौन सी मिली, कर्व 1। कर्व 1 क्या है, कर्व 1 में क्या है भाई, कि देखो ये क्या है हमारी, ये लाइन है जो, ये क्या है, ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
और हम क्या कर रहे हैं, दो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंस को एक दूसरे को अप्रोच करवा रहे थे, क्लोज लेके आ रहे थे, तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो क्या देखा गया कि जब, और देखो ये वाली जो लाइन है ना जीरो वाली, ये वाली लाइन है जो जीरो वाली सीधी, ये क्या बता दिया है, एनर्जी ऑफ टू आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स की। जीरो एनर्जी किसकी कंसीडर किया है, फॉर कन्वेंशन हमने क्या एज्यूम किया है कि जो एनर्जी होगी दो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स की वो क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो ये लाइन हमने जीरो लिया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दो आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम जब वो एक दूसरे से क्या थे, फार अपार्ट थे, उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो। फिर जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एनर्जी क्या करेगी, हमें पता है दो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टिल ए मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट कर्व देखो, ये रही फर्स्ट कर्व में क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से शुरू हुए थे एक दूसरे को अप्रोच, देखो यहाँ से शुरू हुए, ये एक दूसरे को अप्रोच करने लग गए और एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे इसके ऊपर, ठीक है, इस वाले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे हमारी एनर्जी क्या हो गई, देखो ये मिनिमम हो गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे जो फॉल इन पोटेंशियल है, तो जिस डिस्टेंस पे हमारी एनर्जी क्या है, मिनिमम, यहाँ पे क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, देखो मैं एक बार बना ही देती हूँ। ये हमने क्या ली, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स है, उसकी एनर्जी को हमने लिया है जीरो। स्टार्टिंग में वो क्या थे, ये आर है, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। स्टार्टिंग में वो एक दूसरे दूर दूर थे, फिर उसके बाद जैसे ही वो एक दूसरे को अप्रोच करने लगे एनर्जी क्या की, डिक्रीज की, और एक पर्टिकुलर आर के ऊपर क्या हो गई, एनर्जी मिनिमम हो गई। उसके बाद ग्राफ हमें ऐसे मिला, ये हमारी कर्व फर्स्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो जिस आर के ऊपर जो एनर्जी क्या आई है, मिनिमम आई है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी मीन्स स्टेबिलिटी हुई है, तो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। और जो फॉल इन पोटेंशियल हुआ है वो कितना मिला, -24 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जो ये आर मिली है, ये मिली है 0.90 ऑंगस्टोन। ये कब मिला है, जब हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया है फ्रॉम वेव फंक्शन गिवन बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का जो वेव फंक्शन है, यहाँ से एनर्जी को प्लॉट किया, कैलकुलेट किया, तो जो ग्राफ ड्रॉ किया तो ये वाला मिला, कर्व फर्स्ट मिली है। -24 तो मिली है बॉन्ड एनर्जी। जो ये फॉल इन पोटेंशियल होता है इसे क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी। देखो ये रहा फॉल इन पोटेंशियल, इसे बोला बॉन्ड एनर्जी, जो कितनी मिली है, 24 किलो जूल पर मोल। और जो आर मिली है जिसके ऊपर एनर्जी मिनिमम है, वो कितनी मिली, 0.90 मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ये सारी क्या है, थ्योरेटिकल, जो हमने वेव फंक्शन एज्यूम किया है। ठीक है, उससे जो एनर्जी निकाली वो। एक हमने निकाली एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली निकाली, तो जो ग्राफ मिला वो किस टाइप का मिला, एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ मिला ये तो हमारा क्या था, इस टाइप से कर्व फर्स्ट थी जो इक्वेशन 3 से निकाली, बट एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ था वो था ये इस टाइप का। मीन्स जो बॉन्ड एनर्जी थी वो कितनी थी, -458 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जो आर थी वो कितनी थी, 0.74। यहाँ पे आर थी 0.90 और जो एनर्जी थी वो थी -24। तो ये वैल्यू थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमने इक्वेशन 3 से वेव फंक्शन लिखा है वो हमारा करेक्ट नहीं है। इसमें क्या करनी पड़ेंगी, कुछ इम्प्रूवमेंट्स। तो जो इम्प्रूवमेंट्स करते हैं वो देखो, ये रहा कर्व फर्स्ट है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। कर्व फर्स्ट से आई है बॉन्ड एनर्जी -24, आर कितनी आई 0.90, एक्सपेरिमेंटल से -458 और 0.7। तो ये दोनों रिजल्ट क्या पुअर एग्रीमेंट में, मीन्स इक्वेशन 3 इज नॉट करेक्ट। इट मीन्स वी हैव टू डन इम्प्रूवमेंट्स। तो फर्स्ट 3 इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इज आयनिक रिएक्टर। जब ये 3 इम्प्रूवमेंट्स लगाने के बाद वेव फंक्शन आएगा, उससे एनर्जी निकाल लेंगे, जब उसका प्लॉट करेंगे तो वो रिजल्ट, ठीक है, किसके एग्री करेगा, एक्सपेरिमेंटल से। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इनके नियरेस्ट क्लोज आ जाएगा जब ये 3 इम्प्रूवमेंट से वेव फंक्शन लिखेंगे और वहाँ से एनर्जी को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब तो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन 3 जो हमने लिखी थी, साई किसके इक्वल था, साई A1 और साई B2, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन H का था और 2 इलेक्ट्रॉन H भी है।
इस एजम्पशन में हमने क्या लिया था है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है जो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था ना, ये न्यूक्लियाई है, ये है एक दूसरा एटम ये था, इसका इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था 1 और इसका इलेक्ट्रॉन था, इसे बोला था 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ए था और ये क्या था, बी था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का। बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब दो एटम एक दूसरे क्लोज आएंगे और क्या बनाएंगे, H2 मोलिक्यूल बनाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ओवरलैपिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें 1 कौन सा और 2 कौन सा, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ए का है या 2 इलेक्ट्रॉन ए का, ये नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रॉन ए का है या ये इलेक्ट्रॉन ए का है। वैसे ही बी है तो ये भी नहीं बोल सकते कि 1 इलेक्ट्रॉन ए बी का है या 2 इलेक्ट्रॉन बी का। हम दो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे बॉन्डिंग में आने के बाद, ओवरलैपिंग के बाद वो क्या हो जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल। तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। जो अब तक हमने लिया था ना कि ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो कहाँ है, जैसे इस एच लिख दो और यहाँ पे एच बी, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या एच के क्लोज है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एच बी के। तो ये पॉसिबिलिटी भी इक्वली प्रोबेबल है इस पॉसिबिलिटी के। तो अब हम वेव फंक्शन को जब एक टर्म से बता रहे थे, एक से नहीं लिख सकते, किससे लिखेंगे, इन दो टर्म से। इसके लिए वेव फंक्शन को बोला साई 1 और इसका वेव फंक्शन क्या लिखा हमने, साई 2। ठीक है, तो साई 1 तो हम लिख चुके हैं, साई 1 क्या लिखा था, साई A1 साई B2। ठीक है, देखो ये रहा, तो दो दो हो जाएंगे, क्या है देखो यहाँ देखो, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2, जो इक्वेशन 3 थी वो किस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी कि जो इलेक्ट्रॉन थे 2 हाइड्रोजन एटम को उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते, बट दिस एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बिकॉज जो मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मीन्स जो लेबलिंग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की वो जस्टिफाई नहीं रहता। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जो ऑलवेज नियर था न्यूक्लियाई ए के एंड इलेक्ट्रॉन 2 ऑलवेज नियर था न्यूक्लियाई बी के, वो इक्वली प्रोबेबल हो जाता है किसके, कि 1 इलेक्ट्रॉन नियर बी है एंड 2 इलेक्ट्रॉन नियर ए है। तो यहाँ पे दो स्टेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे H2 को, HA1 HB2 या फिर HA2 एंड HB1। इसको बोला 1 स्टेट, इसे क्या बोला 2 स्टेट है। तो ये वेव फंक्शन साई 1, इसके लिए साई 2। तो साई 1 क्या हो जाएगा, साई A1 साई B2 और साई 2 क्या हो जाएगा, साई A2 साई B2। ठीक है, अब देखो 1 सेकेंड। तो अब देखो यहाँ पे H2 मोलिक्यूल है, उसको हम किससे बता सकते हैं, 2 स्टेट से। ठीक है, साई 1 एंड साई 2। तो साई, अब देखो मैंने क्या बताया था, सेकंड थ्योरम में भी बताया था, अगर सेम सिस्टम है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरियस वेव फंक्शन से, साई 1 साई 2 एंड सो ऑन साई n। ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रू वेव फंक्शन था वो क्या आया था, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में साई 1 C1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 एंड सो ऑन Cn साई n। ठीक है, तो यहाँ पे H2 है, उसको हमने 2 स्टेट से बताया, साई 1 और साई 2, 2 वेव फंक्शन। तो यहाँ पे भी साई क्या हो जाएगा, जो 2 वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। C1 साई 1 की वैल्यू पता है, साई A1 साई B2, C2 साई 2 की वैल्यू क्या जाएगी, साई A2 साई B2 से पुट किया। ठीक है, और ये दोनों की दोनों स्टेट्स क्या होती है, इक्वली प्रोबेबल होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं इक्वल वेट से। और वही मैंने पीछे भी बताया था सेकंड थ्योरम में कि जो कोफिशिएंट का स्केयर होते हैं वो क्या होता है, मेजर ऑफ देयर वेट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, जब कोफिशिएंट का स्केयर लेते हैं तो वो क्या होता है, मेजर ऑफ वेट ऑफ देयर वेव फंक्शन। तो वेट ऑफ वेव फंक्शन निकालना है ना हमें। अब यहाँ पे जो C1 है C2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी आएगी। तो उसके लिए हम वही अप्लाई करेंगे जो सेकंड थ्योरम में था कि अब देखो यहाँ पे S2 में मैंने क्या बताया, इक्वली प्रोबेबल है, इक्वली प्रोबेबल है तो वो कंट्रीब्यूट करें इक्वल वेट से, इक्वल वेट से करिए तो वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोफिशिएंट के स्केयर। तो वेट ऑफ साई 1 किसके इक्वल है, वेट ऑफ साई 2 के, क्योंकि इक्वली वेट से वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो वेट ऑफ साई 1 इक्वल टू वेट ऑफ साई 2, और वेट क्या होता है, कोफिशिएंट का स्केयर, C1 स्केयर का इक्वल्स टू किसका जाएगा, C2 स्केयर। तो C1 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस C2। अगर C1 की वैल्यू 1 ले लेंगे तो C2 की वैल्यू क्या है हमारी, प्लस माइनस 1। तो इस इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को C2 और C1 की को इक्वेशन 5 में। तो इक्वेशन 5 में जैसे ही पुट करेंगे तो साई पॉजिटिव तो क्या आया,
साई पॉजिटिव छोड़ो, अभी जो दो वैल्यू पुट की, C1 तो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, और C2 क्या हो सकता है प्लस भी माइनस भी। तो साई क्या आएगा, साई A1 साई B2 यहाँ पे, और एक बार प्लस ले लेना, एक बार क्या ले लेना माइनस। तो एक इक्वेशन बनेगी 6 और एक इक्वेशन बनेगी 7। ठीक है, जो फिफ्थ इक्वेशन में C1 C2 की वैल्यू पुट की, C1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, C2 क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। तो दो इक्वेशन बनी, एक ये बनी एक ये बनी। जिसमें प्लस आया उसे बोला साई पॉजिटिव, जिसमें माइनस आया बीच में उसे बोला साई नेगेटिव। साई पॉजिटिव को बोलते हैं सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों C1 C2 की क्या ही प्लस प्लस साइन है, तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। और जो दूसरा है इसमें साई 1 पॉजिटिव है और साई 2 नेगेटिव है, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या निकाली थी, एनर्जी की वैल्यू। अब ये वेव फंक्शन है, यहाँ से निकालेंगे एनर्जी और यहाँ से निकालेंगे एनर्जी और उनको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे जब एनर्जी को निकाल को वर्सेस आर प्लॉट किया, तो यहाँ से मिली कर्व सेकंड और यहाँ से मिली कर्व थर्ड। अभी दिखाती हूँ मैं, ठीक है, कर्व सेकंड और कर्व थर्ड। बट अब भी रिजल्ट हमारे एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं हुए थे। ठीक है, इसलिए हमने फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की थी, जो आएंगी आगे सेकंड और थर्ड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, तो कहाँ है ये वाला, तो साई प्लस है, इसे बोला सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन जो कर्व सेकंड बता रही है, और साई नेगेटिव को एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन कर्व थर्ड से बताएंगे इसकी एनर्जी को। ठीक है, और जो ये है साई पॉजिटिव से, और क्या बोलते हैं साई कोवलेंट, साई कोवलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, विद 1 न्यूक्लियाई। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एसोसिएटेड विद 1 न्यूक्लियाई, और अदर इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करेगा विद अदर न्यूक्लियाई। देखो मैंने बताया था Ha1 Hb2। ठीक है, या फिर क्या लिखा था Ha2 Hb1, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके पास रहेगा, एक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, कोवलेंट करेक्टर, तो इसे बोलेंगे साई कोवलेंट। और जो 6 इक्वेशन का जो वेव फंक्शन है इसे बोलते हैं बॉन्डिंग स्टेट, बॉन्डिंग स्टेट, क्योंकि इसका जो ग्राफ आया है, देखो ये तो आई थी हमारी कर्व फर्स्ट, उसके बाद जो कर्व सेकंड आएगी ना किससे, साई पॉजिटिव से, साई पॉजिटिव से, ये तो आई थी कर्व फर्स्ट और ये आई हमारी कर्व सेकंड, और यहाँ जाके हमारी क्या आती है एक्सपेरिमेंटल कर्व। और जो कर्व थर्ड आती है वो ऊपर की तरफ आती है, मीन्स जैसे ही वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज मीन्स अनस्टेबिलिटी हो रही है, अनस्टेबल मीन्स फॉर्मेशन ऑफ S2 मोलिक्यूल नहीं हुआ। अगर फॉर्मेशन नहीं हुआ मीन्स वो कौन सी है, नॉन बॉन्डिंग स्टेट। तो जो साइन नेगेटिव है उससे जो एनर्जी आई उसके लिए आई कर्व थर्ड जो ऊपर की तरफ है, जो कि इसको बता रही है अनस्टेबिलिटी को, तो वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग स्टेट है। ठीक है, और जो साई पॉजिटिव है उसकी जो कर्व आई वो कौन सी आई, ये वाली आई है। ठीक है, मैं शेड देख लेती हूँ अगर होगा तो, शेड, तो कर्व सेकंड कौन सी आई है हमारी, 1 सेकंड, ये वाली आई है कर्व सेकंड। ठीक है, तो कर्व सेकंड ये वाली आई है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, एनर्जी क्या कर रही है, जैसे ही आइटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स वही जो ऊपर बताया था, जहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगी, जिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे मिनिमम एनर्जी हो जाएगी उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया एस्ट्रो मोलिक्यूल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग स्टेट को। तो जो साई पॉजिटिव का वेव फंक्शन है वो क्या बता रहा है, बॉन्डिंग को, और साई नेगेटिव का जिसमें वेव फंक्शन ऊपर की तरफ आया, जिसमें प्लॉट हमारा एनर्जी का ऊपर की तरफ आया, वो किसको बताएगा, नॉन बॉन्डिंग स्टेट को। और जो एनर्जी की वैल्यू आई हैं वो भी मैं अभी आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। ठीक है, उसमें भी क्या आएंगी, जैसे ऊपर वाले की तो ठीक है नॉन बॉन्डिंग है, इस वाले केस में आती है -365, जो कल सेकंड आई ना उसके लिए आई -365, बट एक्सपेरिमेंटल हमारी ये वाली कितनी थी, 458। ठीक है, और जो आर आया है वो आया 0.90 था, यहाँ पे आर इन्होंने गिवन नहीं है, वैसे ज़्यादा ही मिलेगा एग्जैक्ट 0. जैसे एक्सपेरिमेंटल का था 0.74 ये वाला रिजल्ट, और ये वाली ये बॉन्ड एनर्जी आई थी 458 और 0.74 आ रहा था। तो जब से फर्स्ट इम्प्रूवमेंट की तो कितनी आई, -365 बॉन्ड एनर्जी। अब भी एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं हो रही, इट मीन्स इसे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की क्या है, ज़रूरत है। तो अब देखो हम नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट करेंगे, सेकंड इम्प्रूवमेंट जो क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट में होगा, देखो अब ये वाला हमारा था सेम, क्या था, ये वाला था, दो हाइड्रोजन एटम्स से, दो इलेक्ट्रॉन्स किस में आए थे, हमारे ओवरलैपिंग रीजन में आए थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनता हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन है और क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन है।
तो अब हम इनको डिस्टिंग्विश तो कर ही नहीं सकते, ये तो पता चल गया। बट यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इंटरेक्शन बताई थी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव क्या था, इसका न्यूक्लियस, और अदर का क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एज ए इनर इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर देगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, शील्ड कर देगा। तो यहाँ पे इसे एक्चुअल चार्ज फैलना होके क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील्ड होता है। जेड इफेक्टिव वो क्या होता था, जेड माइनस एस। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, ऊपर वाली 6th इक्वेशन आई है, उसमें जेड की जगह क्या यूज़ किया, जेड इफेक्टिव, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आई जो, ठीक है। अरे वो मैंने जो 365 बताई है वो बता दी भाई, जो सेकंड इम्प्रूवमेंट की थी, फर्स्ट की और कम है, वो जब ग्राफ देखते हैं तब बताती हूँ। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी मिली, -365, और एक्सपेरिमेंटल क्या थी, 458। मीन्स अब भी हमारे रिजल्ट मैच नहीं हो रहे, तो इसे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसिडर किया, बॉन्ड एनर्जी कितनी आई भाई, 365, इसे बताया कर्व 4th से। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। देखो ये रहा, फर्स्ट तो हमारी कौन सी आई थी, जो हमने क्या लिया था, सिर्फ आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम से लिया था। फिर सेकंड कब आई थी हमारी, कब, जब हमने फर्स्ट इम्प्रूवमेंट को कंसिडर किया था। कौन से वाले को किया था, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस वाले केस में आई थी -303। ठीक है, और आर आई है कितनी, 0.80 आई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इम्प्रूव, फिर उसके बाद क्या आई थी, सेकंड इम्प्रूवमेंट जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसमें आई है कब, 4, उसमें आई है -365। और ये हमारा क्या, नीचे वाला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अब भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब हमें नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेकंड कर्व आई है, जो सेकंड कर्व है वो आई है, इम्प्रूवमेंट कौन सी आई है, फर्स्ट से, और जो फोर्थ आई है वो किससे आई है, किससे आई है भाई, फोर्थ आई है इम्प्रूवमेंट सेकंड से, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो थर्ड करेंगे इम्प्रूवमेंट कौन सी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उससे आएगी कब, 5th। जो भी है आप देख लेना, अभी दिखा देती हूँ मैं, ये वाली 5th। ठीक है, ये वाली 5th करो, इसमें एनर्जी आएगी -388, और आर कितना है, 0.75। बेशक से बॉन्ड एनर्जी अब भी एग्जैक्ट मैच नहीं करेगी, बट आर की वैल्यू क्या है, 0.74, 0.75, वेरी क्लोज। ठीक है, तो इस वाले केस को आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऊपर है, नॉन बॉन्डिंग के लिए फर्स्ट कर्व आई थी, सेकंड थी साई नेगेटिव की, सेकंड आई थी साई पॉजिटिव की, और थर्ड से आई थी साई नेगेटिव से आई थी। ठीक है, और फोर्थ आई हमारी सेकंड इम्प्रूवमेंट से, और 5th आएगी हमारी थर्ड इम्प्रूवमेंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ थर्ड इम्प्रूवमेंट। तो थर्ड इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगी बताओ, थर्ड इम्प्रूवमेंट में हमने क्या कंसीडर किया है, आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक करेक्टर कैसे किया है, क्योंकि सेकंड इम्प्रूवमेंट में जो एनर्जी आई है वो एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं हुई। इट मीन्स जो साई पॉजिटिव था बाई इक्वेशन 6 वो हमारा ट्रू नहीं है। इट मीन्स इसे क्या करना पड़ेगा, फर्दर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट थी जिसमें हमने क्या किया था, अलाउ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया था, हमने साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। हमने एक्सचेंज कंसिडर किया था, क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन HA पे और 2 इलेक्ट्रॉन HB के। ठीक है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन HA पे या 1 इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, अब HB पे। हमने ये कंसिडर किया था, हमने साइमल्टेनियस जो एक्सचेंज हो सकता है, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन या तो HA पे हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे हो सकते हैं, HB पे। इसे हमने कंसिडर नहीं किया था, तो अब हम ये वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब जो आएगा वो हो जाएगी हमारी थर्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो ये वाला वेव फंक्शन आया था साई पॉजिटिव साई कोवलेंट, उसमें हमने लिया था 1 इलेक्ट्रॉन HA पे 2 इलेक्ट्रॉन HB पे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन HA पे और 1 इलेक्ट्रॉन HB पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट और क्या पॉसिबल हो सकता है, बोथ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं क्लोजर टू 1 न्यूक्लियाई, मीन्स साइमल्टेनियस एक्सचेंज दोनों A पे या दोनों B पे। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक ये हो सकती है। दोनों इलेक्ट्रॉन A पे हैं, तो यहाँ पे स्टेट क्या हो जाएगी अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो HB पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या हो जाएगा, HA पे नेगेटिव। या दोनों इलेक्ट्रॉन HB पे हैं तो HB पे नेगेटिव आ जाएगा, और HA पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसे बोला स्टेट थर्ड और इसे बोला स्टेट फोर्थ। ठीक है, तो इसे बोला साई 3 और इसका वेव फंक्शन क्या जाएगा, साई 4। तो अब यहाँ पे आयनिक करेक्टर आ गया, प्लस माइनस आने से आयंस बन गए तो आयनिक करेक्टर हो गया। तो यहाँ पे साई थर्ड क्या हो जाएगा, अब बताओ वे फंक्शन कैसे लिखोगे, साई थर्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे A के पास हैं, तो साई A1 साई A2। और फोर्थ वाली स्टेट में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, B के ऊपर, तो क्या हो जाएगा साई B1 साई B2। ठीक है, तो जो आयनिक वेव फंक्शन हो जाएगा इसका दोनों स्टेट को मिला के, वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम।
सम क्यों किया है, सम बताओ भाई क्यों किया है। देखो एक होती है और चीज़ और एक होती है एंड। जब दो में ऑप्शन होता है ना और का, तो वहाँ पे हम करते हैं ऐड, और जहाँ पे एंड होता है ना कि दोनों पॉसिबिलिटी है, ये भी करनी है और ये भी करनी है, तो वहाँ पे लेते हैं मल्टीप्लाई। ये याद रखना। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो पता नहीं होगा, तो जहाँ भी और होता है ना, और या ये या फिर ये, तो वहाँ पे तो होती है ऐड हमेशा, और जहाँ पे एंड होता है ना ये भी और ये भी, तो वहाँ पे करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये पॉसिबिलिटी भी है और ये भी है, और आया है। और का मतलब क्या, वहाँ पे वेव फंक्शंस को हम क्या करेंगे, इनको psi3 psi4 को ऐड करेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, ऐड टू डिफाइन द आयनिक वेव फंक्शन, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे हमारा, तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो हाइड्रोजन है हमारा मॉलिक्यूल, वो प्योरली कोवलेंट नहीं है। एच बॉन्ड इज नॉट प्योरली कोवलेंट, बट पार्टली क्या कोवलेंट एंड पार्शली क्या है, आयनिक है। तो जो रियल वेव फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साई कोवलेंट प्लस लैम्डा साई आयनिक। और लैम्डा क्या होता है, मिक्सिंग कोफिशिएंट। मिक्सिंग कोफिशिएंट है लैम्डा। ये हमें किसके बारे में बताता है, एक्सटेंट टू विच साई आयनिक कॉन्ट्रीब्यूट टू टोटल वेव फंक्शन। तो लैम्डा क्या बताएगा कि जो आयनिक वेव फंक्शन है वो टोटल वेव फंक्शन को कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उस एक्सटेंट को बताता है, ठीक है। और जो साई आप पुट कर दो, साई कोवलेंट निकाल चुके हैं, पहले इक्वेशन कौन सी आई थी 6th उसमें, और अब जो इक्वेशन आई है कौन सी 8th है, ये साई आयनिक है, तो पुट कर देना। तो यहाँ से हमारा साई कितना आ जाएगा, बताओ। अब साई आ गया साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 प्लस लैम्डा एंड दिस वैल्यू साई आयनिक की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला जब मॉलिक्यूल है तो यहाँ से हमारा क्या आया भाई, बताओ। अब यहाँ से हमने क्या किया है, जो H2 मॉलिक्यूल है उसको हम सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं लिख सकते। एक तो लिखा हमने ये वाला कोवलेंट वाला, और एक क्या लिखा, ये पॉजिटिव लिखा और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव और ये क्या लिखा, पॉजिटिव। तो H2 मॉलिक्यूल को हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिखे, डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये सभी स्ट्रक्चर ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो ये फिनोमिना है इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें किसका कंसेप्ट मिला, रेजोनेंस का कंसेप्ट मिला, ठीक है। तो देखो, व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर, देन ट्रू स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, 1 सेकेंड, ये आगे चली गई मैं, तो देखो अब अभी ये आया है हमारा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई थी। देखो H2 मॉलिक्यूल है, अभी मैंने क्या बताया था, साई क्या हुआ था, साई कोवलेंट प्लस लैम्डा साई आयनिक, और H2 मॉलिक्यूल के लिए जो हमारा मिक्सिंग कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.17। फिर अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन 9 आई है ना, जो साई कोवलेंट प्लस लैम्डा साई आयनिक से टू वेव फंक्शन, वहाँ से एनर्जी निकाली और उसको प्लॉट किया, तो हमें क्या मिली, कर्व 5th मिली, ठीक है। कर्व 5th मिली, तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी मिली, 388 मिली, ठीक है। और आर कितनी मिली, 0.75, और एक्सपेरिमेंटल हमारी कितनी थी, 458 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 0.74। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो फिर भी क्लोज है, इसमें क्या भी डिफरेंस है, और जो डिफरेंस स्टिल परसिस्ट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन से, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होने के कारण हमारा क्या ये डिफरेंस होता है। मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ जो बुक में गिवन है, 1 सेकेंड, सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये वाली टेबल है, 1 सेकेंड, ये वाली टेबल है, ठीक है। वेव फंक्शन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। तो फर्स्ट वाली देखो हमने कौन सा वेव फंक्शन लिखा था, साई A1 साई B2, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आई थी -24, और बॉन्ड डिस्टेंस कितनी आई थी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 90। फिर हमने फर्स्ट इंप्रूवमेंट की थी जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, तो वहाँ पे साई कोवलेंट आया था, साई प्लस से रिप्रेजेंट किया था, इक्वेशन 5th आई थी, इक्वेशन 6 आई थी, जिसे क्या बोला था, साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1। वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आई थी 303 और बॉन्ड लेंथ आई थी 0.80। नेक्स्ट क्या आया था, जब हमने सेकंड इंप्रूवमेंट कंसीडर की थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आई थी 365 और बॉन्ड लेंथ आई थी 0.75। हमारा एक्सपेरिमेंटल लास्ट में ये वाला, इससे मैच करना हमें थ्योरेटिकल रिजल्ट को।
फिर नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट की हमने वो कौन सी की है, थर्ड कोवलेंट प्लस लैम्डा आयनिक, मीन्स हमने साइमल्टेनियस एक्सचेंज को भी कंसिडर कर लिया था। ठीक है, तो साई कोवलेंट तो वही है जो ऊपर लिखे थे और साई आयनिक हमने लिख दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन या तो ए पे रहेंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बी के ऊपर। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 388 और 0.75। तो अब भी रिजल्ट मैच नहीं हो रहे, क्योंकि अब भी क्या कुछ है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। फिर के बाद और इम्प्रूवमेंट्स की थी, ये 2 टाइप की है, सिलेबस में नहीं है। एक 13 टर्म की पोलिनोमियल लिखी थी, एक 50 टर्म की। तो वहाँ पे जब वो पोलिनोमियल 13 और 15 टर्म में चली गई थी, तब जाके हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किससे मैच हुई थी, एक्सपेरिमेंटल से। ठीक है, तो ये आपके जो सिलेबस में है यहीं तक है। तो अब देखो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने किसका कंसेप्ट दिया है, रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया है। कैसे, क्योंकि S2 मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। तो मॉलिक्यूल ऑफ H2 नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, बट S2 को डिस्क्राइब किया है इन स्ट्रक्चर से, एक कोवलेंट था और 2 क्या बने हैं, आयनिक। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 सेकेंड। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर बट रिप्रेजेंटेड बाय कम्बिनेशन ऑफ दीज। जो ये स्ट्रक्चर्स लिख के ना, इनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है हमारा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा, बट इन सभी का क्या होगा, कम्बिनेशन, कंबाइन करने के बाद जाएगा। उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन जो कम्बिनेशन से आएगा उन्हें बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। वही हमारा क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। और एक्चुअल स्ट्रक्चर की हमारी कोई भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इवन जो हमने ये स्ट्रक्चर्स लिखे हैं इनकी भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। नन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव रियल एग्जिस्टेंस। और इस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस, और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम अब मैंने क्या बोला कि ये सभी स्ट्रक्चर मिलके हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम एक फॉर्म में रहेगा और अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम अदर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो इन सभी का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, उसकी कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इवन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनकी भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, ये आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन है। तो देखो, when a molecule cannot be completely represented by a single structure but its characteristic property can be described by 2 or more different structure, then two structure is said to be resonance hybrid of these structure and phenomena is called resonance, जो भी मैंने पीछे बताया। ठीक है, एक क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, अभी मैंने क्या बताया, एक इन सभी स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड, और वही क्या होगा उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है देन एनी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे ना, 1, 2 और 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, इन सभी के हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। और वही क्या होता है, हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है देन एनी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मान लेते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी को ले लिया मैंने E0, ये वाली E0 एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी एनर्जी को बोल दिया मैंने E1, E2, E3। इन तीनों में से एक तो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, कोई भी हो सकता, मोस्ट स्टेबल मीन्स उसकी लोअर एनर्जी है। मान लेते हैं E3 जो है वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है एनर्जी में किसके, एक तो हमारा क्या रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो तो मोस्ट स्टेबल है ही, ठीक है, मोस्ट स्टेबल है। और एक क्या है, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मोस्ट स्टेबल है इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा इसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, जो एक्सपेरिमेंटल होगी जो किसकी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की, माइनस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी का डिफरेंस, इसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की एज कम्पेयर टू मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी।
ये वाली जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हुई है किसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड की, एज कम्पेयर टू जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेशन। तो लिमिटेशंस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ये किसके ऊपर अप्लाई है, सक्सेसफुली फ्यू सिस्टम्स को, काफ़ी सिस्टम्स को ये पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इनएडिक्वेट फॉर मैनी सिस्टम। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि जो वीबीटी थी उसने क्या एज्यूम किया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम 2 डिफरेंट एटम्स के। एक एटम है जो बॉन्डिंग में 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा बॉन्डिंग के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, इसने ये एज्यूम किया था। मीन्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए एक एटम देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आते हैं, एक एटम से। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, मीन्स कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साथ में क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को। ठीक है, और किसी भी मॉलिक्यूल को हम क्या किससे लिखते हैं, सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है वो इनमें से कोई भी नहीं होता, बट क्या होता है इन सभी का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वही क्या होगा, हमारा ट्रू स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इट मीन्स नॉट पॉसिबल टू राइट वन स्ट्रक्चर, जो उसके सभी फीचर्स को एक्सप्लेन कर पाए। किसी भी मॉलिक्यूल के ऑल फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, उसके लिए क्या लिखते हैं, सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसकी कोई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ठीक है, और लास्ट लिमिटेशन क्या है, जो O2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें देखो O2 में बॉन्डिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसके पास 10, जो किसके होते हैं, नियोन के, और नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन एटम है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअल में जो O2 होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये इसे भी ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक करेक्टर है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।